let us see the concept of moving liquid. Liquid in motion इनको आज देखना है. चलो ठीक है. So basically, whenever the liquid is at rest, you can see that all the concepts like pressure and concepts of the surface tension can be discussed in detail. But whenever the liquid starts moving, तो जब moving liquid के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि moving liquid is of two types. तो दो तरह के flows होते हैं. When we talk about the flow, we have two things in mind. One is the streamline flow. Streamline, which is simply the flow of liquid in the form of the steam lines. Just like suppose अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर कोई भी लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो हम देखते हैं कि जो अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका जो वेलोसिटी है वो जितना है अभी उतना ही हमेशा के लिए रहेगा. ठीक है, इवन इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन ऑल्सो. तो the direction of velocity of the liquid particles will not change time to time. So this happens in case of the streamline flow we can say. तो streamline flow का खासियत ही ये है कि जो अलग अलग particles होते हैं उनका जो motion का direction है और motion का जो velocity का जो magnitude है वो कभी भी बदलता नहीं है. और ऐसे liquid को हम streamline flow बोल सकते हैं, no doubt. But on the other hand, we have the other type of liquid flow, which is called as turbulent flow. So turbulent flow जो है, it is the another type of liquid flow. So turbulent flow मतलब क्या? When the liquid flows in such a way that the velocity of liquid particles is different at different instants, and it goes on changing continuously, and that is actually called as the streamline flow. And see. So basically, suppose अगर ये लिक्विड का फ्लो है और यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, थोड़ा आगे जाके वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे वापस इस तरफ है. तो लिक्विड doesn't have any fixed direction at all the points, but it has different magnitudes and different directions at every point. तो इस तरह से ऐसा होता है कि जब लिक्विड का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कई अलग अलग पार्टिकल्स पे अलग अलग हुआ करता है, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो एक्चुअली. एंड इसका दो एग्जांपल्स है, हम समझ सकते हैं आराम से कि अलग अलग एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एग्जांपल हम देख सकते हैं कि द फ्लो ऑफ अ रिवर. ठीक है ना. तो जब रिवर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम समझ सकते हैं कि when river water in river flows in a particular direction, then we can see that the river water is example of streamline flow. क्योंकि हमको ये पता भी नहीं चलता कि पानी जो है वो रुका हुआ है या फ्लो भी हो रहा है. तो इसलिए ये जो है this is example of streamline flow. But on the other hand, the water in the sea, समंदर के अंदर या ओशन के अंदर जो वाटर होता है that is not a streamline anyway, because it has lots of turbulence inside. कई बार अंदर ही अंदर जो है करंट मींस जो पानी का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. और इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन द थंडरस्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सी का जो वाटर है इट्स फ्लो इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन वन. हाँ, बट एक बात समझ लो ठीक से कि रिवर व्हेन इट फ्लड कम्स, जब फ्लड आता है तो जरूर हम उसको टर्बुलेंट फ्लो में गिनेंगे. क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि टर्बुलेंट फ्लो होने से मतलब फ्लूइड आने से क्या होता है ना कि पानी जो है वो किधर भी कौन सी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और ऐसे केस में इसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो ये इस तरह से हम देखते हैं. इवन अगर सपोज किसी गार्डन में अगर हम बैठे हैं और सपोज एयर जो है वो बिल्कुल जेंटली अगर फ्लो हो रहा है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर हमारे पास से अगर एयर गुजर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, नो डाउट. But when the air forms a cyclotron, साइक्लोन, तुमने सुना होगा जब साइक्लोन जब बनता है तो एयर जो है वो एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है, एंड दैट इज एक्चुअली द टर्बुलेंट फ्लो, यू कैन सी क्लियरली. तो इसमें देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रहा है.
the velocity of particles is at that along the tangent and to this path, and that's why it will be different at different points. And we can see clearly that because of that, the velocity of the particles is different at different points and different at different instants also, and that's why we can record it this as a turbulent flow. So the flow of air in the cyclone is a turbulent flow, but the flow of air in a gentle breeze is just a streamlined flow. इवन एक और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं क्लियरली, हमने देखा होगा कभी कि जब समझ लो कि अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो उसका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं आराम से। समझो ये अगरबत्ती है, ये सपोज अगरबत्ती है और उसमें से जो धुआं निकल रहा है तो वो हम देख सकते हैं आराम से। तो ये सपोज उसका धुआं है, तो हम समझते हैं कि स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स, इट्स उसका जो धुआं है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन बाद में चल के हम देखते हैं कि वो इस तरह से घूम जाता है। ये भी हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स है वो इस तरह से स्ट्रेट में होते हैं, लेकिन बाद में चल के वो घूम जाते हैं। तो ये हम अगरबत्ती का जो धुआं है उसके बारे में देखते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड what is streamline flow and what is turbulent flow. Actually, we can see clearly that the streamline flow is nothing but the this flow जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो straight में रहता है, straight line में जो travel करता है जब air, तो उसको हम बोलते हैं streamline flow। लेकिन जैसे ही वो घूम जाता है तो उसको हम बोलेंगे turbulent flow. So this happens here, and you can see clearly that here the streamline flow and turbulent flow can be distinguished in this way. तो ये हम देख सकते हैं आराम से। Even there are many examples of turbulent flow and streamline flow in day-to-day life. Also, we can understand them. So just can understand many examples in the day-to-day life. Now we can understand what is the velocity gradient basically. तो velocity gradient क्या होता है वो हमको भी समझना है। देखो ठीक से हम ये समझते हैं, मतलब गलती से कोई मान सकता है इस तरह से कि जब भी लिक्विड फ्लो होता है तो ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होता है तो उस केस में ऐसा होता होगा कि लिक्विड का जो डायरेक्शन है, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हुआ होता होगा। मे बी यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल्स का डायरेक्शन है वो सपोज यहाँ पे इस तरफ है, इवन यहाँ पे भी लिक्विड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो ऐसा होता होगा मे बी। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब होता ऐसा है ना कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो तो सेम तो होता ही है, डायरेक्शन तो सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सभी पार्टिकल्स का सेम नहीं होता है। समझो कि ये जो है ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं, मतलब लिक्विड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनका जो वेलोसिटी है वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। जो ऑब्वियसली कि जो पार्टिकल्स या जो लेयर, we can consider the liquid to be made up of large number of layers which are moving one above the other. तो ये जो लिक्विड है वो लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स का बना हुआ है, अलग अलग लेयर्स का बना हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं। एंड एवरी लेयर इज मूविंग अबव द अदर लेयर। तो अगर सपोज ये फर्स्ट लेयर हो गया तो जो कि सरफेस के कांटेक्ट में होता है वो तो ऑब्वियसली रेस्ट में होगा, नो डाउट। लेकिन जो लेयर थोड़ा ऊपर होता है तो उसका जो वेलोसिटी है थोड़ा सा ज्यादा होता है, पहले वाले नीचे वाले लेयर से थोड़ा इसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे इवन यहाँ पे जैसे और ऊपर जाते हैं तो लिक्विड का लेयर का जो वेलोसिटी है वो और थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ऊपर जाते हैं तो और थोड़ा सा ज्यादा। Means we can see that the velocity of liquid layers goes on increasing continuously as we go from bottom to top in this way. जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे velocity जो है liquid layers का बढ़ता जाता है, and that's why we have to understand the concept of velocity gradient here.
तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है वो हमको समझना है अच्छी तरह से। व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट? इट इज सिंपली, ये हम समझ सकते हैं कि जो अलग अलग जो लेयर्स है लिक्विड के वो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव होते रहते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाले लेयर का जो वेलोसिटी है वो सबसे कम हुआ करता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाता है। इफ वी सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर लेयर, कोई भी एक पर्टिकुलर लेयर अगर हम पकड़ लेते हैं, ये समझो कि यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस पे है समझो लेयर यहाँ से, और उसका जो वेलोसिटी है वो है मान लो v, ठीक है। तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो लेयर है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, तो वो रहेगा जरूर x प्लस डेल्टा एक्स, कुछ ना कुछ वो ज्यादा रहेगा जरूर, या x प्लस डी एक्स, इतना सपोज इसका वेलोसिटी डिस्टेंस है बेस लेयर से। और समझो कि वो जो लेयर है उसका जो वेलोसिटी है वो भी थोड़ा ज्यादा रहेगा इस v से, तो हम उसको बोल सकते हैं v plus dv, you can say. So here we can see clearly that as we go up here, as we go away from the uh, रेस्ट लेयर, तो ये इसको हम बोलेंगे रेस्ट लेयर, क्योंकि रेस्ट में है वो कभी मूव नहीं होता है क्योंकि वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो लिक्विड जिस सरफेस पे दौड़ रहा है उस सरफेस का जो लेयर है, उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में जो लेयर है वो कभी दौड़ेगा नहीं, क्योंकि सरफेस खुद रेस्ट में है। तो जरूर उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में जो लेयर होता है वो भी रेस्ट में रहेगा जरूर, नो डाउट। लेकिन उससे थोड़ा दूर जो लेयर होता है, जिस डिस्टेंस पे वो लेयर होता है उतना उसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ करता है, ये देखा जाता है। और इसीलिए वी आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द rate of change of velocity with respect to the distance. So if we try to find out the change in velocity here, which will we get dv and divided by the distance between these two layers. This distance here is denoted by dx actually, and hence we can say this dv by dx is actually called as the velocity gradient. This is the velocity gradient, which is called as the rate of change of velocity with respect to distance. ये सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो है rate of change of velocity with respect to distance, that is called as the velocity gradient. And remember this velocity gradient has a unit. इसका जो यूनिट है वो हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट जो है वो हमको पता है ऑलरेडी, इट्स मीटर पर सेकेंड, एंड इफ यू डिवाइड इट बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज मीटर, then we can just get cancelled with meter and we'll be left with second inverse as a unit of velocity gradient. So ये हमको रिमेम्बर करना है, याद रखना है, second inverse, और we can say per second, or we can say 1/second, ये जो है these are the units of velocity gradient, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। The velocity gradient is measured in the units of second inverse and its dimensions are t minus 1, obviously, because it is the its unit is second inverse, so its dimensions must be t minus 1, no doubt. And this velocity gradient gives us an idea about how fast the velocity of the upper layer is greater than the velocity of lower layer. So every layer will have the different velocities, but as we go away from this rest layer, the velocity goes on increasing continuously, and the rate of change of velocity itself with respect to distance itself is called as the velocity gradient, you can say. तो ये हमको समझना है. This is the concept we have to understand. Now we'll see what is the concept of uh, viscosity. What do you mean by viscosity? So it's a very important concept you have to understand. What is viscosity? See it here. Viscosity, and also we have to understand the concept of viscous force. ये viscous force का भी concept हमको समझना है. What do you mean by this viscous force? देखो उसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर हमारे पास मान लो कि सपोज एक स्लैंट सरफेस हमारे पास है, समझो कि ये
just do it. सपोज एक स्लैंट सरफेस हमारे पास है और इस स्लैंट सरफेस के ऊपर हम अलग अलग जो लिक्विड्स है उनको अगर हम डाल देते हैं, समझो कि ये एक स्लैंट सरफेस है और इसी के जैसे और हम स्लैंट सरफेसेस निकाल सकते हैं आराम से। Okay, these are the different slant surfaces. And suppose on the first slant surface, we put some water. Suppose here, इस पॉइंट पे हम सपोज वाटर डाल देते हैं। यहाँ पे ये वाटर का जो ड्रॉप है वो हमने यहाँ पे डाल दिया और वाटर की जो ड्रॉप्स है वो हम कंटिन्यूसली डालते ही चले जा रहे हैं इस तरह से। और दूसरे स्लैंट सरफेस पे जो है हम ऑयल का जो ड्रॉप है वो हम गिरा रहे हैं। दिस इज ऑयल एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स आर जस्ट put on this second slant surface and third slant surface जो है उसके ऊपर हमने हनी के जो ड्रॉपलेट्स है वो गिराना चालू किया। हनी जो है उसके ड्रॉपलेट्स हम यहाँ पे गिरा रहे हैं कंटिन्यूसली एक के बाद एक। और ऐसे केस में हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे ये सब ड्रॉप्स यहाँ पे गिरते हैं so they will start moving in a downward direction because gravity will pull them in the downward direction, and while moving downwards they will form a layer of liquid here। तो यहाँ पे वो एक लेयर बना देंगे और उसके उस लेयर के अंदर ही वो मूव होते रहेंगे नीचे की तरफ। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऑयल भी एक लेयर बना लेगा जो मूव हो रहा होगा और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली ट्रेवल करेगा। एंड इन दिस वे वी कैन सी ऑल द लिक्विड्स विल बी ट्रेवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर इन दिस वे। बट इफ वी केयरफुली सी हाउ मच डिस्टेंस दे ट्रेवल तो ये पता चलेगा कि सबसे पहले जो है लिक्विड यहाँ पे वाटर यहाँ पे नीचे जाके पहुंचेगा। ये हम समझ सकते हैं आराम से क्योंकि वाटर जो है वो फ्लो होने का जो उसका एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से जैसे हमने ये पानी इसके ऊपर गिराना चालू किया तो उसकी वजह से यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा और ये लेयर जो है वो लेयर के फॉर्म में वाटर जो है वो नीचे की तरफ भागता रहेगा एंड दिस वाटर लेयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाटर का जो लेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा, नो डाउट। बट ऑयल का जो लेयर है वो थोड़ा धीरे धीरे भागेगा, वो थोड़ा सा स्लोली वो नीचे जाएगा और इसकी वजह से वो धीरे धीरे और थोड़ा पीछे रह जाएगा। ये हम समझ सकते हैं आराम से। और हनी का जो लेयर है वो तो बहुत ही ज्यादा स्लोली नीचे ट्रेवल करेगा और हम ये देख सकते हैं क्लियरली तीनों लिक्विड्स के बारे में क्या डिफरेंस है हम समझ सकते हैं आराम से कि ऑयल वाटर के बारे में उसका जो फ्लो होने का जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से ही वो सबसे आगे जो है वाटर ही दौड़ रहा है। जबकि ऑयल का जो फ्लो होने का एबिलिटी है तो वो थोड़ा सा कम है, वाटर से तो कम है लेकिन हनी के जितना कम तो नहीं है। हनी से तो ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। भले हनी से ज्यादा जल्दी नहीं दौड़ रहा है लेकिन वाटर से थोड़ा स्लो दौड़ रहा है, नो डाउट। लेकिन हनी के बारे में अगर देखेंगे ठीक से तो पता चलता है कि हनी का जो लेयर है वो बहुत ही स्लोली नीचे जा रहा होगा। इसका रीजन हम बता सकते हैं कि हनी के जो लेयर्स है जो अलग अलग लेयर्स, फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स लाइक दिस। तो ये जो है अलग अलग लेयर्स जो है वो नीचे नीचे जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन वन लेयर एंड अदर लेयर, विल से। So the friction between the one layer and other layer always opposes the relative motion between these two layers, and this ability or the tendency of the liquid to oppose the relative motion between any of two its layers is itself called as the viscosity. So basically what is viscosity? We'll say if suppose we have different layers of liquid like this, तो अगर यहाँ पे हमारे पास liquid के layers है अलग अलग, देखो यहाँ पे देखो ये सबसे पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर, अगेन लाइक दिस। तो ये जो अलग अलग लेयर्स है इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अभी सबसे जो बॉटम वाला जो लेयर है वो तो जरूर रेस्ट में रहेगा, नो डाउट। ये सब बॉटम वाला जो लेयर है वो रेस्ट में है, नो डाउट। लेकिन अभी ये जो बॉटम वाला लेयर है उसका वेलोसिटी तो जीरो है, नो डाउट। लेकिन उसके ऊपर वाला जो लेयर है
वो उसका वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा है, उससे ज्यादा है। उसके ऊपर वाला जो लेयर है उसका वेलोसिटी और ही ज्यादा है, और उसके उसके ऊपर वाला लेयर उसका वेलोसिटी और ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो ऐसे वेलोसिटीज का डिफरेंस क्यों होता है उसका भी रीजन हम समझ सकते हैं आराम से, कि उस जो फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी कम होने की वजह से ये उसके ऊपर वाले लेयर को एक पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला जो लेयर है वो थोड़ा रिटार्ड किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाला जो लेयर है वो तो उससे ज्यादा फास्ट जा रहा है, और उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला लेयर है वो इस लेयर को थोड़ा आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। फिर से हम वही बात इस लेयर के बारे में भी बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लेयर will actually experience some force, backward force, due to the layer which is below it. तो इसके नीचे वाला जो लेयर है वो इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन उसके ऊपर वाला जो लेयर है उसकी वजह से उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता जाता है। और उसकी वजह से हम देख सकेंगे आराम से कि जो लेयर्स है वो पहला लेयर थोड़ा कम स्पीड से, दूसरा लेयर थोड़ा ज्यादा स्पीड से, और तीसरा लेयर और थोड़ा ज्यादा स्पीड से, चौथा लेयर और ज्यादा स्पीड से, इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं। और देर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स which opposes the relative motion between them, and that's why this force of friction basically is called as viscous force. तो विस्कस फोर्स जो है वो यही है फोर्स है जो इन दो लेयर्स के बीच में काम करता है, और इन दो लेयर्स के बीच में का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन होने की नहीं देता है, और ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। अभी हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज विस्कस फोर्स एंड व्हाट इज विस्कोसिटी, ये समझ लिया सभी ने? आई विल रिपीट अगेन। व्हाट इज विस्कोसिटी? द एबिलिटी ऑफ द लिक्विड or tendency of the liquid to oppose the relative motion between two layers will be called as the viscosity. But the viscous force is nothing but the force which opposes the relative motion between the two layers of liquid is called as viscous force. And this, what does this viscous force depends upon, is studied by Newton in detail. तो न्यूटन ने ये स्टडी किया था डिटेल में, जो हम देखते हैं यहाँ पे कि Newton has studied that if suppose we have a layer like this, समझो ये एक लेयर है हमारे पास, और उसके ऊपर दूसरा एक लेयर हमारे पास है, सपोज ये फर्स्ट लेयर हमारे पास है, और ये समझो दूसरा लेयर हमारे पास है। सो दीज आर द टू डिफरेंट लेयर्स विच आर देयर इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर ये दोनों लेयर्स जो है वो इस तरह से है। Okay, and suppose that there is force of attraction or force which opposes their motion, and this force is called as viscous force. So Newton have proved that, न्यूटन ने ये प्रूव करके दिखाया था कि व्हाट डज दिस थिंग्स विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहले उसने ये बोला कि विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एरिया ऑफ दिस टू लेयर्स। अगर इन दोनों लेयर्स का जो एरिया है उसको अगर हम ए बोल देते हैं, तो ये सबसे पहले ये विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है इन दोनों लेयर्स के एरियाज के ऊपर। जितना इन दोनों लेयर्स का एरिया ज्यादा होगा उतना इन दोनों इनका जो एरिया जितना ज्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। ये सबसे पहली बात हमने क्या देखा। दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर विस्कस फोर्स डिपेंड करता है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाउ फास्ट दिस अपर लेयर इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर लेयर विद डिस्टेंस, तो ये इसको ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। तो फोर्स, विस्कस फोर्स इज आल्सो directly proportional to this velocity gradient. We can denote it by dv by dx simply. And combining these two, we can say clearly that the viscous force actually depends on the two things, area and velocity gradient. And combining these two, you can say simply that the viscous force actually has the formula, that is force is equal to
some constant, यहाँ पे हम लिखेंगे constant which is denoted by eta here. Eta means the coefficient of viscosity into area into velocity gradient, and this is basically the Newton's law of viscosity, you can say. Newton's law of viscosity simply tells us that the viscous force depends on the area as well as velocity gradient, and combining these two we can say that the viscous force is equal to the eta, some constant eta multiplied by area into velocity gradient. And here we can see clearly that the अब ये viscous force जो है उसका एक्सप्रेशन तो हमको इसमें मिल गया, नो डाउट. तो लेकिन इसमें ईटा जो है वो ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड ईटा, मींस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज द कांस्टेंट ऑफ एनी लिक्विड. हर एक लिक्विड का वो कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है. इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ विस्कोसिटी. बेसिकली ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी का मेजर होता है एक तरह से. जैसे हमने अभी देखा ऊपर कि इसमें ये जो हमने 3 एग्जांपल जो देखे थे ना, कि एक तो लिक्विड एक तो वाटर के बारे में हमने देखा था, दूसरा ऑयल के बारे में, और तीसरा हनी के बारे में. तो हमने देखा कि वाटर जस्ट मूव्स वेरी फास्टर देन ऑयल, ऑयल मूव्स समवॉट स्लोअर, एंड honey moves too much slower, and that's why we can conclude that the viscosity of honey is greatest of all. विस्कोसिटी, हनी का जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, ईटा का जो वैल्यू है हनी के लिए, तो वो बहुत ज्यादा होगा, मे बी लाइक बहुत ज्यादा होगा. और जैसे यहाँ पे ऑयल के बारे में हम बात करते हैं, तो ऑयल का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो थोड़ा सा लेस होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे. और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर will be very small, smallest of all. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. ये जो coefficient of viscosity of water is going to be less than the coefficient of viscosity of oil, which is in turn less than the coefficient of viscosity of honey, like this. तो ये जो बात है वो हमको अभी समझनी है यहाँ पे, कि coefficient of viscosity actually measures the viscosity or ability of the liquid to exert the force, viscous force between the two layers, but it can also be rigidly defined. विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है उसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है. ये जो इक्वेशन है इसमें ईटा के लिए उसको रीअरेंज करो, तो ये हमको मिल जाएगा विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो दिस विल एक्चुअली बी द definition of viscosity, coefficient of viscosity. The coefficient of viscosity of a liquid is defined as the viscous force per unit area per unit velocity gradient, and this coefficient of viscosity can have the unit. उसका यूनिट जो है वो हम निकाल सकते हैं आराम से. तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी एक्चुअली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड जैसा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो यूनिट है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, सेकेंड इनवर्स. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो वो बन जाएगा एक्चुअली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. रिमेंबर, so this is the SI unit of coefficient of viscosity, remember. And CGS unit of coefficient of viscosity can also be expressed or found out using this analogy. तो न्यूटन के बदले आ जाएगा डाइन, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, और पर मीटर स्क्वायर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा. और डायमेंशंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं आराम से. डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय dividing the dimensions of force, which are m1 l1 t minus 2 by the dimensions of area, that is l2, and the dimensions of velocity gradient, which are t minus 1, already we have derived. So if we solve this further, then we get this as m1 तो आएगा यहाँ पे, और उसके साथ l minus 1 आएगा, और यहाँ पे t minus 1 जो है वो ऊपर जाके ये plus 1 बन जाएगा. तो 1 minus 2 will become minus 1, and hence we get this as t minus 1 as a final. So these are the dimensions of coefficient of viscosity. You have to remember this. So dimensions of coefficient of viscosity are 1 minus 1 minus 1. Remember. So this is the coefficient of viscosity, which is the characteristic property of any liquid.
every liquid has its unique value of coefficient of viscosity. If the liquid is same, अगर सेम लिक्विड है, सपोज जैसे वाटर है, तो वाटर का कितना भी बड़ा अमाउंट या कितना भी छोटा अमाउंट हम लेंगे तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम ही रहने वाला है, नो डाउट। और अगर ऑयल का लेंगे तो ऑयल और वाटर ये दो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग लिक्विड्स है, तो इसलिए उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकता है, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट ऑलवेज। So this is the concept of coefficient of viscosity, and this is you have to understand